अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। न्यूज़ीलैंड में मुकीम हूँ और क्रिकेट से ताल्लुक़ है। पहले एज़ अ प्लेयर था और फिर एज़ अ कोच था और फिर कोच डेवलपर। तो काफ़ी सारे मुल्कों में क्रिकेट खेली है और सिखाई भी है और सीख भी रहे हैं। तो आज का जो वीलॉग है उसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की है। उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ऑब्वियसली 15 मेंबर स्क्वाड है जिसमें 5 फास्ट बॉलर्स हैं। तो फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखें तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी, ही इज़ बिन आउटस्टैंडिंग। हारिस रऊफ़, हसनैन, ये 3 हो गए। चौथा वो वसीम, मोहम्मद वसीम, और पांचवा हो गए आपके हसन अली। तो ये 5 फास्ट बॉलर्स हैं। आई थिंक कि इसमें जो डेफिनेट स्टार्टर्स हैं वो आपके शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली हैं, और हसनैन, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद वसीम में से पॉसिबली एक ही खेलेगा मेरे ख्याल में। तो ये तो हो गया आपके क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स 5। फास्ट बॉलिंग में कौन मिस आउट हुआ है पॉसिबली, अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें तो शायद वहाब रियाज़। लेकिन पर्सनली आई थिंक कि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं क्योंकि इवेंट बड़ा था। तो यू कैन एक्सपेक्ट किया शायद उनको वो साथ कैरी कर लेते। बेशक वो स्क्वाड में होते और ना खेलते, लेकिन शायद यंग जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र कर सकते थे। एनीवेज, लेकिन आई थिंक कि हारिस रऊफ़ का थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, हसनैन का क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन अगर आप देखें कौन लोग मिस आउट हो गए हैं तो आई थिंक इट्स फेयर। धनी जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिली, तो उनको डायरेक्ट उसमें लेके जाना भी शायद रिस्की होता। लेकिन मेरे ख्याल के वही शायद जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्जिनल डिसीजन था। बाकी जो हैं वो आई थिंक के स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, आप स्पिन बॉलिंग पे लेके आएँ तो 2 स्पिनर्स हैं। तो वैसे सारे ऑलराउंडर स्पिनर्स, लेकिन 2 जेन्युइन स्पिनर्स खेल रहे हैं। तो उसमें एक मोहम्मद नवाज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, और लेकिन मेरे ख्याल है लॉन्गर फॉर्मेट में प्राइमरली वो बैट्समैन है। उसके बाद इमाद वसीम, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। स्पिन कम करते हैं लेकिन काफ़ी एक्यूरेट हैं और नए गेंद से कर सकते हैं बॉल। अभी ये दोनों मेरे ख्याल है नए गेंद से बॉल कर सकते हैं, विच इज़ गुड स्पेशली इन दीज कंडीशंस। अच्छा, इन दोनों के बाद जो है वो और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान के पास कौन सी हैं, उसमें एक आपके आ गए मोहम्मद हफीज़, अगर उनको इजाज़त दी बॉलिंग करने की। और उसके बाद शादाब जो हैं वो भी लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद खुशदिल शाह जो हैं वो आपके बैकअप में वो भी बॉल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्पिन बॉलिंग में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं इसमें। सेकेंडली ये कि अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसका ये स्क्वाड इस तरह चुना गया है कि इसमें 5 तो ऑलराउंडर्स हैं ना। प्राइमरली मतलब 2 उसमें प्राइमरली बॉलर्स हैं और बाकी सारे बैट्समैन हैं, और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं सारे ना। तो वो बड़ा उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, वो बल्कि मैं बाद में करूँगा कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की ज़रूरत थी या नहीं थी। और जितने भी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स हैं हमारी टीम में, ऑब्वियसली हफीज़ ऑफ स्पिनर हैं अगर वो उनको बॉल करने की इजाज़त मिली या उनको कोई मसला ना हुआ एक्शन पे। बाकी सारे जो हैं वो दे टेक दम अवे फ्रॉम। अगर आप देख लें, इमाद वसीम लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मोहम्मद नवाज़ लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उसके बाद शादाब लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो जो तीनों आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो ऑब्वियसली राइट हैंड बैट्समैन के लिए अवे जाने की हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बैटिंग की देखें तो ऑब्वियसली ओपनर्स तो कोई और चूज़ नहीं किए, तो लुक्स लाइक कि वो ऑब्वियसली बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे। शर्जील आई थॉट कि उसको शायद चांस मिल जाए, क्योंकि एक तो यूएई में मैचेस हो रहे हैं, सेकेंडली ये कि वो थोड़ा सा फ्लाइंग स्टार्ट दे सकते हैं। अगर फ़खर ज़मान को इन्होंने बेंच किया है तो शायद आई थॉट कि उसका, लेकिन आई थिंक कि इन्होंने जो है वो तय कर लिया कि भाई इन्हीं दोनों से ही ओपनिंग करानी है सारे मैचेस में, विच इज़ फाइन। बस ये कि अगर एक इन रिजवान या इसमें से एक ओपन करता और एक इनके साथ शर्जील या फ़खर ज़मान जैसा बैट्समैन होता जो तेज़ स्कोरिंग करता है तो शायद ज़्यादा सूटेबल होता। लेकिन ये दोनों स्टेबिलिटी देते हैं। बस उसके बाद ये है कि आपको नंबर 3, ये जो भी बाद में आने वाले हैं प्लेयर्स, वो आपको ऐसे चाहिए जो तेज़ रन्स कर सकें, क्योंकि इन दोनों ने इतना तेज़ स्कोरिंग तो करनी नहीं है, और बाद में स्पीड पकड़ते हैं, विच इज़ फाइन। लेकिन आई थिंक इनके लिए आप नंबर 3 और 4 आपको काफ़ी फास्ट स्कोरिंग चाहिए।
अच्छा, अब ये दोनों ने ओपन कर ली, तो नंबर 3 पे आपके पास आई थिंक शुएब मकसूद। हाँ, अब वो पर्सनली मुझे बड़े पसंद थे जब जो शुरू में आए थे। उनकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन फील्डिंग की वजह से, इंजरीज की वजह से आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जो कुछ भी था। अच्छा उनको लाए हैं, लेकिन उनको अगर ऊपर ही खिलाएं तो बेहतर है, और उनको लाइसेंस दे दें कि यार ये दोनों भाइयों ने ऊपर स्लो खेलना है, आपने तेज़ खेलना है। तो उसको होपफुली दैट विल हेल्प। नंबर 4 पे शादाब खेलते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हफीज़ को खिला रहे हैं तो फिर ऊपर खिलाएं, ताकि वो ही कैन टेक द गेम। और वो दोनों मतलब स्लो भी खेलते हैं, तेज़ भी खेलते हैं। लेकिन T20 में इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल काफ़ी फॉर्म में थे, तो होपफुली ही ब्रिंग्स दैट फॉर्म विद हिम अगेन। तो वो आपके हो गए नंबर 4। नंबर 5 में आपके पास शादाब भी हैं और आसिफ भी हैं। अगर आप आसिफ और आज़म दोनों को रखा हुआ है और दोनों को खिलाना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप शादाब को मिडल में रख लें दोनों के, अगर वो दोनों खेल रहे हैं, और आसिफ को क्या कहते हैं 5वें नंबर पे खिला लें। एनीवेज, सो आसिफ, शादाब और क्या कहते हैं आज़म खान जो हैं वो मिडल ऑर्डर में। अब आज़म खान की ऑब्वियसली सिलेक्शन बड़ी कंट्रोवर्शियल सारे कह रहे हैं, क्योंकि उनको एज अ बैकअप कीपर भी रखा गया है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप टॉप 5 कीपर्स भी पाकिस्तान में देखें तो एक रोहिल नज़ीर हैं और एक यंग लड़का हारिस है। तो शायद ये और सरफराज अहमद तो है ही हैं, तो शायद वो टॉप 5 में भी ना हो। लेकिन आई थिंक उनको प्राइमरली बैटिंग के लिए रखा गया है। और बैटिंग के लिए उनको क्यों रखा गया है, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिनिशर हैं। और अभी तक जो पाकिस्तान के जो जितने भी फिनिशर्स हैं आसिफ के अलावा, मेरे ख्याल है कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है जो T20 डोमेस्टिक का या फिर T20 आउटसाइड इंटरनेशनल का। लेकिन उन्होंने 2 मैचेस खेले हुए, मेरे ख्याल है उसमें भी एक में चांस मिल, दोनों में परफॉर्म नहीं किया। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि उनको इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके उनको स्क्वाड में 15 के स्क्वाड में डाल दिए, विच इज़ स्ट्रेंज, क्योंकि ओपनर्स आप थिन हैं और मिडल ऑर्डर में आपने ज़्यादा लोग डाल दिए हैं। और एक और इंक्लूजन है जिसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो हैं खुशदिल शाह का। अब खुशदिल जो है वो लिस्ट ए में शॉर्टर फॉर्मेट में उनकी बड़ी अच्छी रिकॉर्ड्स हैं। और अगेन मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट को जो समझता हूँ, मेरे हिसाब से वो उनको लॉन्ग रन देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट हैंड्स हैं। और अगर उनको थोड़ा सा लॉन्ग रन मिल जाए तो शायद वो एक्सप्लोसिव साबित हों। मेरे ख्याल में वो उनकी सिलेक्शन जो है वो सही है। लेकिन ऑन मेरिट स्टैट्स के हिसाब से T20 में इट्स 50-50 के उनकी जगह और ऑप्शंस क्या थे। सबसे जो बड़ी एक्सक्लूजन है बैटिंग में वो है शुएब मलिक की। और मैं आई कांट फिगर आउट कि उनको क्यों नहीं खिलाया ना, या उनको क्यों नहीं स्क्वाड में रखा। क्योंकि यूएई में एक तो उन्होंने PSL में भी परफॉर्म किया था रिसेंटली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं और सारी लीग्स में खेल रहे हैं और रेगुलरली T20 ही खेलते आए हैं। तो उससे ही हो जाता कि आपका एक तो मिडल ऑर्डर स्टेबल हो जाता, सेकेंडली है कि आपके पास एक और ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हो जाती। अब इशू वही है कि हफीज़ को खिलाएं या फिर क्या कहते हैं दोनों को खिलाएं, तो शायद उन्होंने दोनों में से एक को नहीं खिलाया। लेकिन अगर आप देखें तो जो फिनिशर्स हैं, खुशदिल हैं, आसिफ है, तो आई थिंक 2 फिनिशर्स काफ़ी थे। शुएब मलिक से ही हो जाता कि शायद ऑन फील्ड भी कुछ मशवरा बेहतर मिल जाता है बाबर को और रिजवान को, दोनों क्योंकि रिलेटिवली यंग हैं लीडरशिप रोल में। एनीवेज, तो शुएब मलिक का एक्सक्लूजन एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्योंकि जो प्रीवियस कोचेस थे उन्होंने वो एक डिसीजन लिया हुआ था, तो आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन उनको वापस लाना भी शायद ना आसान ना होता। तो आई थिंक एक वो क्वेश्चन मार्क है, अगर शुएब मलिक को खिलाते तो किसकी जगह खिलाते। पर्सनली मेरी ओपिनियन में आपको 3 पावर हिटर्स नहीं चाहिए थे फिनिशर्स। खुशदिल शाह हो गया, क्या कहते हैं आसिफ हो गए, और आज़म खान हो गए। तो इनमें से एक की जगह शायद वो आ जाते। और पॉसिबली अगर मिडिल ऑर्डर में नहीं भी लाना था तो आप उनकी जगह टॉप ऑर्डर में शर्जील को ले आते। तो आई थिंक थोड़ा सा इधर से मिक्सअप तो हुआ है, लेकिन यंग टीम है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अच्छा, 2-3 और चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। इत्तेफाक से पाकिस्तान के सारे मैचेस, पूल मैचेस जो हैं वो
रात को हैं। तो रात को मीन्स कि 6 बजे हैं और एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में ज़ाहिर है कि यूएई में दिन थोड़े छोटे होते हैं। आपको थोड़ा सा सेकंड इनिंग में बॉल स्किड करना भी शुरू कर देता है, स्पेशली जब जो फ्रेश विकेट्स होते हैं। तो आपको फास्ट बॉलर्स आपके ज़रा कि ऑन द मनी होने चाहिए और उनको थोड़ा सा एडवांटेज भी है फास्ट बॉलर्स को, जो अगर बॉल सही कर सकते हैं ना। अब हमारे जो फास्ट बॉलर्स जो हैं 5, उसमें से 2 जो हैं हसनैन और हारिस रऊफ़, वो दोनों नोन हैं रन्स लीक करने में ना। स्ट्राइक बॉलर हैं, विकेट लेंगे, रन्स लीक करेंगे। अब पाकिस्तान को मेन इशू ये आ रहा है कि अब हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट लाइकली विल प्ले ओवर द गेम्स। तो शाहीन शाह बैक एंड पे भी बॉल करते हैं। तो टॉप 6 में ऑब्वियसली आपको स्पिनर्स एक या उस तो दोनों हफीज़ से करा लें, या फिर इमाद वसीम तो करते ही नए बॉल से बेहतर है तो उनको करा लें। मेरे ख्याल शारजा वाले ग्राउंड थोड़ा छोटा है और अबू धाबी और दुबई वाले साइज़ ठीक है। तो क्योंकि इवनिंग में मैचेस हैं तो स्पिनर्स जो हमने इतने सारे रखे हुए हैं, तो आई डोंट नो कि वो पुराने गेंद से कितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे ड्यू टू द ड्यू फैक्टर, कि ड्यू उधर होगी तो वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। चलें, ये हमने अपनी तरफ से जितना मैं कवर कर सकता था। एक जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा या फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर पहुंच जाता है तो पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा या वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलेगा, इवन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। ज़्यादा टीम में ना, जैसे न्यूजीलैंड के अगर टॉप 8 खेलते हैं तो शायद 4 लेफ्ट हैंडर्स हों। चैपमैन लेफ्ट हैंडर हैं, कॉनवे लेफ्ट हैंडर हैं, जिमी नीशम लेफ्ट हैंडर हैं, सैटनर लेफ्ट हैंडर हैं। तो अब लेफ्ट हैंडर जब खेल रहे हैं तो आपके पास अगर 4 जो हैं वो एक तरह से लेग स्पिनर्स हैं। लेग स्पिनर्स मीन्स कि ऑब्वियसली 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, 1 लेग स्पिनर। तो उसमें अगर आपके पास एक और ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल होती तो शायद सूट करता है, क्योंकि बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट ये होता है कि जनरली ट्रैक्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं और उसमें ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर की ज़रूरत पड़ती है। अब मसला ये है कि इमाद वसीम को किसी भी ट्रैक पे खिलाएंगे आप, वो ही विल बॉल सिमिलरली, क्योंकि वो डिफरेंट बॉलर है। ही डजंट लुक टू टर्न द बॉल, वो अंडरकट करते हैं बॉल को, या फिर नथिंग रॉन्ग विद हिम, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो फिंगर स्पिनर है ना, अच्छा जिस तरह हमारे सईद अजमल होते थे पहले, या कोई भी फिंगर स्पिनर हो, तो वो थोड़ा सा आपको अब बैक एंड पे शायद आपको नवाज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा हो बैक एंड पे, क्योंकि वो ओबियसली वो भी वैसे तो अंडरकट ही करते हैं, लेकिन ही कैन टर्न द बॉल। तो बस मुझे ये है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपने लेग स्पिनर्स काफ़ी सारे खिला लिए। अगर एक आध ऑफ स्पिनर और हो जाता या फिर मलिक को ही खिला लेते तो शायद बैक एंड पे जहाँ पे ट्रैक स्लो हो जाएंगे वो पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता। अच्छा, अब क्विकली पाकिस्तान का इंडिया से मैच है, फिर न्यूजीलैंड से मैच है, फिर अफगानिस्तान से और 2 क्वालिफाइंग टीम से। तो अगर हम इंडिया के साथ देखें तो ऑब्वियसली जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली वसीम को उन्होंने नहीं देखा होगा, हारिस को नहीं खेले होंगे, पॉसिबली हसनैन को शायद खेले हों। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो बॉलर आपने पहले नहीं खेला होता वो आपको थोड़ा सा तंग करता है। और T20 में ये होता है कि आपकी गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम है ना। इनिंग्स आपकी 1 घंटा 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, 15 मिनट में। तो उसमें पाकिस्तान 20 मिनट में, तो उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज है कि इंडिया को आप सरप्राइज़ कर सकते हैं। जो वसीम है बॉलर, उसको आगे लगा के, और क्योंकि वो बॉलर्स हमारे बुरे नहीं हैं, फास्ट बॉलर्स। और क्योंकि मैच भी रात को है तो उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि रात में है। दिन में होता तो शायद, क्योंकि उनके बैट्समैन अच्छे ट्रैक के, बहुत अच्छे पाकिस्तानी बैट्समैन से शायद बेहतर प्लेयर होते हैं अच्छे ट्रैक्स के, लेकिन जहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्किड कर रहा हो वहाँ पे शायद पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज हो। इंडिया को एडवांटेज होगा कि ऑलरेडी वो IPL के मैचेस कुछ हैं वहाँ पे बिफोर हैंड, तो वो थोड़ा सा इंडिया को एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर्स तो रेगुलरली वहाँ खेलते रहे, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को अपर हैंड होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है ना, उसमें हफीज़ से बॉलिंग नहीं कराता तो बहुत बेहतर होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हफीज़ को ऑलरेडी स्क्वाड में तो हमने डाल दिया है, ठीक है। अब वो हफीज़ को अपने स्क्वाड से निकाल तो नहीं सकते। होगा ये कि अगर वो इस सीरीज़ में बॉल कर लेते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि उनके एक्शन को क्वेश्चनेबल करके वर्ल्ड कप तक
हफीज़ भाई की बॉलिंग जो है वो बैन हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए उनकी बॉलिंग करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तो हमने ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाने हैं, क्योंकि वो ही कैन बॉल विद द न्यू बॉल, ही कैन बॉल विद द ओल्ड बॉल। सो आई रियली होप कि मोहम्मद हफीज़ से जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में बॉलिंग ना कराएं, या बहुत कम कराएं, ताकि उनका एक्शन जो है ना वो क्वेश्चन ना किया जाए। और वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है मसला नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग एन इवेंट जो है ना वो रिपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे कैन स्टॉप हिम। तो उसके बाद फिर इस इवेंट के बाद वैसे भी मेरा ख्याल है कि हफीज़ भाई का लास्ट ही इवेंट होगा पाकिस्तान के लिए। तो आई रियली होप कि ही इज़ अलाउड टू बॉल इन द वर्ल्ड कप। चलें इंशाल्लाह क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड सीरीज़ आएगी तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम पर्सनली जानते भी हैं न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के। तो ज़्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो हम फॉलो करते हैं, तो थोड़ी सी इंसाइट आपको शायद हम दे सकें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ की। इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।